हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बैचलर स्टडी प्लस। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, उसके आगे मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। हमारा वही फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर ऑप्शनल है उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको फार्मूला वाइज, जिनको ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन पर आएंगे। इसमें से कुछ हमारे क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे सॉल्यूशन करने के बाद ही हमें उनका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि यदि एम द्रव्यमान के किसी पिंड, यदि एम द्रव्यमान जो हमारा वेट है वो एम द्रव्यमान है किसी पिंड का एक अजड़त्वीय फ्रेम में प्रेक्षित त्वरण जो है, जो हमारा एक्सीलरेशन है, वो हमारा ए वेक्टर हो तो सूत्र उसका क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर होता है। तो ये बोला है कि इसमें अगर यदि वो पिंड जो है वो अगर अजड़त्वीय फ्रेम में उसका प्रेक्षित वेग, अगर प्रेक्षित त्वरण अगर उसका ए वेक्टर है, तो उसका जो फॉर्मूला ए वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है वो इस निर्देश में सत्य नहीं होता है। वैसे तो हमारा जो एफ होता है वो हमारा फोर्स होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो हमारा वो फॉर्मूला सत्य होता है, लेकिन जब बात आती है निर्देश फ्रेम की तब ये हमारा फॉर्मूला सत्य नहीं होता है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो इस फॉर्मूला जो हमारा एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर है, इसमें देखिए एफ पर वेक्टर लगा हुआ है, ए पर भी वेक्टर लगा हुआ है, पर एम पर वेक्टर नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि जो एफ है वो हमारा सदिश राशि है। ठीक है, तो इसलिए उस पर वेक्टर लगा हुआ है, और ए है उस पर भी वेक्टर लगा हुआ, वो भी हमारी सदिश राशि है क्योंकि उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है। ठीक, और जो एम है वो हमारी अदिश राशि है, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बल जो वास्तव में कोई कार्य नहीं करता है, परंतु केवल निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है, जो निर्देश फ्रेम में त्वरण उत्पन्न होता है उसके कारण प्रतीत होता है, हम उसे कहते हैं छदम्ब बल कहते हैं। ठीक है, यदि एम द्रव्यमान के कण पी पर इस छदम बल का मान क्या होता है, तो वही बताया गया है कि जो छदम बल होगा वो हमारा होगा एफ पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का एम ए नॉट वेक्टर। ठीक है, इसमें माइनस क्यों लगा? जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, ये छदम्ब वाला है इसलिए। तो एफ पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का एम ए नॉट वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अगला पॉइंट है कि यदि इस द्रव्यमान एम का जड़त्वीय फ्रेम, कोई एक जड़त्वीय फ्रेम है, जड़त्वीय फ्रेम क्या है हमारा एस है। अगर एम द्रव्यमान का कोई है पिंड या वगैरह कोई वस्तु ली हमने, तो जड़त्वीय फ्रेम एस में त्वरण उसका ए1 वेक्टर है, और तो फ्रेम एस में इस द्रव्यमान पर आरोपित बल क्या होगा, तो वो होगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए1 वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है कि यदि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते गुरुत्व के अधीन मतलब जो हमारी लिफ्ट है वो गुरुत्व के अधीन है, मतलब गुरुत्व के अधीन मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमारा कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक लिफ्ट में एम द्रव्यमान का एक कण है, जो कण का द्रव्यमान एम है, एम द्रव्यमान का कण विराम में स्थित है, तो उस पर आरोपित जो छदम्ब बल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा एफ पी इक्वल्स टू माइनस का एम जी। यहाँ एफ पी उस पर जो बल लग रहा है वो, और इक्वल्स टू माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जिस दिशा में लिफ्ट जा रही है उसके अपोजिट बल कार्य करेगा, इसलिए माइनस लगाया हुआ है, डायरेक्शन अपोजिट है। एम जो हमारा है वो हमारा द्रव्यमान है, एंड जी जो है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट कि लिफ्ट में स्थित प्रेक्षक द्वारा कण पर आरोपित परिणामी बल शून्य होगा। जो लिफ्ट में प्रेक्षक स्थित है, प्रेक्षक द्वारा कण पर जो कण पर आरोपित परिणामी बल होगा, जो हमारा टोटल फोर्स होगा, वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन आपस में कैंसिल कर देंगे दोनों मान। ठीक है, तो अर्थात कण जो है वो द्रव्यमानहीन हो जाएगा। इसमें था कि अगर जो हमारा कण है, कण पर आरोपित परिणामी बल हो गया हमारा शून्य, अर्थात कण जो है वो हमें वेटलेस महसूस होगा, उसका कोई द्रव्यमान ही नहीं होगा, जब उस पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल हो गया वो शून्य हो गया। ठीक है, तो अब आकाश में ये कैसा, आकाश में निलंबित दिखाई देगा, अतः पिंड इस फ्रेम में अत्वरित रहेगा। जो इसका एक्सीलरेशन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो उसमें उसकी गति में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो ये फ्रेम जो है वो अत्वरित ही रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि यह छदम बल जो है, ये जो छदम्ब बल जो हमारा है वो हमारा अभिकेंद्र बल
भी कहलाता है। जो छदम बल है वो हमारा अविकेंद्र बल कहलाता है। और हमारा अविकेंद्र बल क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, और जब हम बाल्टी में थोड़ा पानी लेते हैं और उसको हम ऐसे हाथ में पकड़ के गोल घुमाते हैं, तो जो पानी है वो हमारा बाल्टी से बाहर नहीं जाता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके जो पानी है उसके बीच का जो केंद्र है बाल्टी में, केंद्र की ओर एक अविकेंद्र बल कार्य करता है। इसी कारण जो पानी है वो बाहर नहीं आता है, वो होता है हमारा अविकेंद्र बल। ठीक है, तो वो ये जो छदम बल है, जो हमने ऊपर पढ़ाया आपको कि छदम बल हर किसी के लिए अलग है, लिफ्ट वाले के लिए अलग है, वैसे अलग था। ठीक है, तो छदम बल जो है उसे हम अविकेंद्र बल भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखो कि इन्हीं बलों के कारण किसी घूर्णीय फ्रेम में स्थित प्रेक्षक कुछ ऐसे रहस्यमय बलों का अनुभव करता है जिनका कोई मूल ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये ऐसा ही पॉइंट था, नोट करने लायक नहीं था। अब है कि फ्रेम में त्वरण के कारण एक अधिकल्पित बल होता है। फ्रेम जो होता है उसमें त्वरण, फ्रेम है, अब गति होगी, गति में चेंजमेंट होगा तो त्वरण उत्पन्न हुआ, हमारा एक्सीलरेशन। अब त्वरण के कारण ही एक अधिकल्पित बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि गैलीलियन रूपांतरणों का उपयोग किसी कण के निर्देशांकों को एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम से दूसरे में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो गैलीलियन रूपांतरण होते हैं उनका रूपांतरणों का उपयोग क्या है, किसी कण के निर्देशांकों को एक जड़त्वीय फ्रेम से दूसरे जड़त्वीय फ्रेम में रूपांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दो निर्देश फ्रेम, हमने कोई दो निर्देश फ्रेम लिए, अगर दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं, ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण। दो निर्देश फ्रेम लिए, उसमें कण के निर्देशांकों में अगर वो संबंध व्यक्त करते हैं आपस में, ठीक है, तो ऐसे समीकरण जो है वो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि दो जड़त्वीय फ्रेम लिए जिनका जो सापेक्ष वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प, मतलब बहुत ही सूक्ष्म हो, प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म। देखिए, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जब संबंध रखने वाला जो समीकरण था उसे हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। और जो दो जड़त्वीय फ्रेमों में जिनका सापेक्ष वेग जो है प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म हो, एक कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को हम गैलीलियन समीकरण कहते हैं। और जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते थे उन्हें हम कहते थे रूपांतरण समीकरण। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मतलब जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में व्यक्त करें तो उसे हम रूपांतरण समीकरण कहते हैं, और अगर एक कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को गैलीलियन समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है कि जब द्वितीय निर्देश फ्रेम प्रथम के सापेक्ष एक्स अक्ष की धन दिशा के अनुदिश गति करता है तो निम्नलिखित समीकरण, ये हमारे समीकरण बनेंगे। निर्देश फ्रेम में प्रथम के सापेक्ष अगर एक निर्देश फ्रेम द्वितीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक्स अक्ष की धन दिशा के अनुदिश गति करता है तो हमारे समीकरण कौन से बनेंगे, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू एक, तो इसके जो समीकरण है वो होंगे एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, और ये यहाँ पर ये दोनों मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा जेड डैश इक्वल्स टू जेड, और ये होगा हमारा टी डैश इक्वल्स टू टी, ये होंगे हमारे। यहाँ पर आर डैश गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दो निर्देश फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित वेग जो है वो समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब है अगला, गैलीलियन रूपांतरणों में पिंड का वेग जो है वो निश्चित नहीं होता है। अब किसी कण के त्वरण के लिए गैलीलियन रूपांतरण का समीकरण क्या होगा, किसी कण के त्वरण के लिए त्वरण हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो ये जो हमारा समीकरण होगा त्वरण की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण डी यू डैश वेक्टर अपॉन डी टी डैश इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में आगे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में, एक से अधिक हमने लिए कि विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित त्वरण का मान समान होता है, अर्थात गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत त्वरण निश्चित होता है। अभी इसमें बोला गया था
देखिए इसमें बोला गया है कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में पिंड का वेग जो था, वेलोसिटी थी, वो निश्चय नहीं होती है, लेकिन इसमें बोला गया है कि गैलीलियन रूपांतरण में के अंतर्गत त्वरण निश्चय होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि वेग जो है वो निश्चित नहीं होता है, और जो त्वरण है गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में, वो हमारा एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो निश्चित होता है। ठीक है, इसमें समस्त मौलिक भौतिक नियम तथा सिद्धांत जो है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चय होते हैं। अगला है क्लासिकी तथा न्यूटनीय सापेक्षता की अवधारणा गैलीलियन निश्चयता कहलाती है। क्लासिकी और न्यूटन की सापेक्षता के जो नियम है, न्यूटनीय सापेक्षता की अवधारणा जो दी उन्होंने, वो गैलीलियन निश्चयता कहलाती है। अगला है गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जो संवेग है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत वेग जो है वो निश्चय नहीं होता है, एक्सीलरेशन जो हमारा ए है वो निश्चय रहता है, और जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है हमारी संवेग की। आगे देखते हैं, अजड़त्वीय फ्रेम में कण का त्वरण जो होता है शून्य होता है। ये हम याद रखने के लिए पॉइंट है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा कि अजड़त्वीय फ्रेम में, और जब आप आगे सॉल्व करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे, पूछेगा कि कण का त्वरण शून्य किस फ्रेम में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अजड़त्वीय फ्रेम में कण का जो त्वरण है वो शून्य होता है। अगला है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष अगर सापेक्ष त्वरण के कारण इसमें एक आभासी बल उत्पन्न होता है। अजड़त्वीय फ्रेम में किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरण के कारण एक आभासी बल, जैसे छद्म बल था वैसे ये आभासी बल जो है वो उत्पन्न होता है। अब है अगला कि संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम जो है वो गैलीलियन रूपांतरण के दौरान अपरिवर्तनीय रहता है, अतः संवेग जो है हमारा p जो होता है संवेग वो हमारा संरक्षित रहता है, जो p होता है हमारा संवेग। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, संरक्षित रहता है। आगे देखिए, आगे है कि गैलीलियन रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कैसे व्यक्त किया जाता है। उसका समीकरण है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर। यहाँ आर वेक्टर नहीं, यहाँ आर डैश वेक्टर होगा, यहाँ पे डैश होगा, कहीं मिसप्रिंट है इस वीजी नोट्स में। आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस वी टी वेक्टर। ठीक है, वी हमारा वेलोसिटी होगा, टी टाइम होगा। ठीक है, अब द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ वी वेक्टर जो है फ्रेम एस डैश, फ्रेम हमने एस डैश लिया है, अभी जड़त्वीय है अजड़त्वीय ये निर्धारित नहीं है, लेकिन फ्रेम हमने एस डैश लिया है। वी वेक्टर फ्रेम एस डैश का रेखीय वेग है, एंड वी नॉट जो है वो मूल बिंदु 0 का समय एफ नॉट पर स्थित सदिश है। आगे है जो अजड़त्वीय फ्रेम होता है, अजड़त्वीय फ्रेम में किसी कण पर आरोपित जो कल्पित बल होता है उसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, अगर अजड़त्वीय फ्रेम है उस में कोई कण है, उस पर कोई आरोपित अगर बल है, कल्पित बल जो होता है उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अगला है कोरियोलिस बल का सूत्र क्या है, एफ सी इक्वल्स टू माइनस का 2m ब्रैकेट में ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, जहाँ ओमेगा वेक्टर क्या है, जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष अजड़त्वीय फ्रेम एस डैश का कोणीय वेग है। जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष अजड़त्वीय फ्रेम एस डैश का कोणीय वेग है। एंड जो हमारा डी डैश आर अपॉन डी टी है, कण का क्या है, निकाय एस डैश में वेग है। अब अगला है कि कोरियोलिस बल जो है हमारा, कोरियोलिस बल किसी कण पर तभी कार्य करता है जब यह अजड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष गति करता है, कोण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा कोरियोलिस बल है तभी कार्य करेगा जब ये अजड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत सापेक्ष गति कर रहा हो। ठीक है, आगे है कि ऋणात्मक चिन्ह यह अधिसूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह जो है वो यह अधिसूचित करता है कि कोरियोलिस बल जो है वो दक्षिणवर्त स्क्रू द्वारा प्राप्त दिशा के विपरीत दिशा में है। बोला था अपोजिट डायरेक्शन होती है तभी हमारा ये नेगेटिव जो साइन है हम यूज़ करते हैं। कोरियोलिस बल जो है दक्षिणावर्त स्क्रू द्वारा प्राप्त दिशा की विपरीत दिशा में है, इसलिए हम ऋणात्मक चिन्ह यह अधिसूचित करता है। ठीक है, अब है आगे है दो जड़त्वीय फ्रेमों में संबंधित करने वाले सही रूपांतरण समीकरण जो है वो लॉरेंज समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संपूर्ण ऊर्जा का मान गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत स्थिर रहता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट, कुछ होते हैं हमारे प्रत्यास्थ संघट्ट और कुछ होते हैं हमारे अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संपूर्ण ऊर्जा जो है का मान गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत स्थिर रहता है। चलिए आगे जो मैंने बताया था कि जैसे कुछ पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए, अब हमारे बचने जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन सब हैं अभी, और बाकी के मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। इसमें है कि भौतिक विज्ञान के मूल नियम उन सभी निर्देश तंत्रों में वही होते हैं जो होते हैं। बात किसके बारे में चल रही? जड़त्वीय तंत्र के बारे में। तो जो मूल नियम है भौतिक विज्ञान के, उन सभी निर्देश तंत्रों में वही होते हैं जो जड़त्वीय तंत्र के लिए होते हैं। अब है अगला कि दो जड़त्वीय फ्रेम में संबंध रखने वाले 2 जड़त्वीय फ्रेम। अजड़त्वीय की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ जड़त्वीय फ्रेमों की। जड़त्वीय फ्रेमों को अलग समीकरण होते हैं, उनका अलग नाम होता है। अजड़त्वीय फ्रेमों की जो समीकरण होंगे वो अलग होंगे, उनका अलग नाम होगा। हमें ये कॉपी में नोट करना है, ठीक है। 2 जड़त्वीय फ्रेमों को संबंध करने वाले सही रूपांतरण समीकरण जो हैं वो लॉरेंज समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आज हमने इतना पढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें, ठीक है।